Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami classes. दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है मिशन UPTGT.PGT इंग्लिश 2022 और इस सीरीज़ में सबसे पहले मैंने आपको लिटरेरी टर्म्स कराए, उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच और अब जो टॉपिक करंट में चल रहा है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर आपको पढ़ाया जा चुका है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिडिल इंग्लिश। दोस्तों, ये जो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर है ये क्या है और इसका क्या प्रभाव रहा, वो सारी बातें आपको आज जानने को मिलेंगी। थोड़ा सा वॉइस का इशू हो सकता है, क्लैरिटी का, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा और अच्छी तरह ही आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का एक रिवीजन जो मैंने आपको पढ़ाया था। लिटरेचर जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर रहा, जिसको एंग्लो सैक्सोन लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहा वो 450 से 1066 तक रहा। लिटरेचर जो था दोस्तों ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ये हाईली इम्पैक्टेड था जर्मन लैंग्वेज से। कैडेमेंस हाइम बीड के अकॉर्डिंग इसका मोस्ट सर्वाइविंग वर्क माना जाता है और ब्यूल्फ जो ये एपिक पोएम है दोस्तों, इसको मोस्ट फेमस वर्क माना जाता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का। अगर जो हम ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की बात करें तो इसको हम दो रूप में देखते हैं, एक तो हीरोइक जर्मनिक और दूसरा क्रिश्चियन। और जितने अधिकतर जो पोइट्स रहे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के वो एनोनिमस रहे। एंग्लो सैक्सोन्स जो थे दोस्तों, जिसको एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से ओल्ड इंग्लिश को हम जानते हैं, तो जो एंग्लो सैक्सन्स थे कहाँ से आए थे? ये जर्मनी से आए थे और सेटल कहाँ हो गए? ये सेटल हो गए ब्रिटेन में। और ये सैक्सन्स तीन पार्ट में बटे हुए थे, नंबर 1 एंगल्स, नंबर 2 सैक्सन्स और नंबर 3 ज्यूट्स। ठीक है ना, ये तीन पार्ट थे इनके। और एंग्लो सैक्सन्स ने क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं किया था, उन्होंने पैगन रिलीजन को फॉलो किया था, लेकिन बाद में चल के वो इम्पैक्टेड होने लगे थे क्रिश्चियनिटी से। इसके साथ साथ सॉन्ग्स और पोएम्स जो थे वो मेजर सोर्सेज थे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के। स्कोप किसको कहा जाता था दोस्तों? स्कोप जो है वो पोइट्री या सॉन्ग सिंगर होता था और ये प्रोमिनेंट मेंबर हुआ करता था एंग्लो सैक्सन सोसाइटी का। स्पोक क्या करते थे दोस्तों? स्कॉप्स जो होते थे ये सॉन्ग्स ऑफ एप्रिसिएशन गाया करते थे। किसी की मृत्यु के बाद में उसकी प्रशंसा का जो गीत होता है वो इनका काम था। अगर जो हम इनके प्रिंसिपल की बात करें, क्या सिद्धांत रहे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के? तो रिलीजन, लव फॉर वुमेनहुड, एडवेंचरस स्पिरिट, स्ट्रगल फॉर ग्लोरी, लव टुवर्ड्स नेचर, पर्सनल फ्रीडम। ये जब आपने पूरे डिटेल में क्लास देखी होगी दोस्तों, तो तब मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी याद करने की, कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। ब्यूल्फ जो एक एपिक पोएम है, इसमें 3000 वर्सेज हैं। स्कैंडिनेविया में ये सेट है और टाइम ड्यूरेशन है 500-600 AD का। इसके बाद दोस्तों इसमें राइटर्स की बात करें तो एल्फ्रेड किंग, बीट और कैडेमेंस जो हैं ये इसके मेन राइटर्स आते हैं। अब आज जो हमारा एज स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि हमने बताया 400 से 1066 तक आपका ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर रहा, फिर मिडिल एज चला 1066 से लेके 1500 तक। इसमें क्या हुआ? आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन 1066 Old English was suppressed in records and official verses in favor of the Norman French language. However, the English language survived among the conquered Anglo-Saxons. दोस्तों, ये क्या हुआ था? जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, नॉर्मन्स की एक विजय पताका लहराई थी 1066 में, तो 1066 में तो ओल्ड इंग्लिश जो थी अब वो केवल रिकॉर्ड्स में रह गई थी। और इस समय जो एक इम्पैक्ट देखने को मिला वो फ्रेंच लैंग्वेज का देखने को मिला। इसमें ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर किससे हाईली इम्पैक्टेड रहा? जर्मन लैंग्वेज से। और जो मिडिल एज था वो फ्रेंच लैंग्वेज से इम्पैक्टेड था। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज थी दोस्तों उसने सर्वाइव किया। एंग्लो सैक्सन्स जो कॉन्क्वर्ड एंग्लो सैक्सन्स थे उनके बीच में इंग्लिश लैंग्वेज ने सर्वाइव किया था। द पीजेंट क्लासेस स्पोक ओनली इंग्लिश and Normans who spread out into the countryside to take over estates soon learned English of necessity. दोस्तों, जो पीजेंट क्लासेस थे यानी कि जो फार्मर पीपल थे, जो किसान वर्ग था, वो केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया करते थे।
मिडल एज में जो मिडल इंग्लिश लिटरेचर है दोस्तों, ये जो मिडल एज है इसमें जो पीजेंट क्लास थी वो किसका प्रयोग करती थी, वो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करती थी। और जो नॉर्मन्स आए थे उनको लगने लगा था कि इंग्लिश जो है वो जब हम इधर आए हैं तो हमें इंग्लिश को सीखना पड़ेगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ नेसेसिटी बन गई थी। बाय द 14th century, English emerged as the dominant language, but in a form very different from Anglo-Saxon's Old English. दोस्तों 14th सेंचुरी तक इंग्लिश जो थी वो एक डोमिनेंट लैंग्वेज के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुकी थी, बट इन अ फॉर्म ऑफ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एंग्लो सैक्सन्स ओल्ड इंग्लिश। लेकिन ये जो इंग्लिश थी दोस्तों, ये एंग्लो सैक्सन्स इंग्लिश से क्वाइट डिफरेंट थी। Writers of the 13th and 14th century described the coexistence of Norman French and the emerging English known as the Middle English। जो 13th-14th सेंचुरी के जो राइटर्स थे उन्होंने एक कोएग्जिस्टेंस जो नॉर्मन फ्रेंच का रहा और एमर्जिंग इंग्लिश का रहा उसको नाम दिया क्या, मिडिल इंग्लिश। तो याद रख लेना, ये जो हमारा जो इंग्लिश वहाँ पर चल रही थी, जो एमर्जिंग इंग्लिश थी और इसके साथ साथ जो नॉर्मन फ्रेंच थी, इन दोनों का जो एक मिला जुला संगम हम कह सकते हैं एक तरह से, वो क्या कहलाया, वो मिडिल इंग्लिश के रूप में जाना गया। इज दैट क्लियर? इन द मिडिल एजेस द किंग रिटेनर स्ट्रक्चर ऑफ एंग्लो सैक्सन सोसाइटी इवोल्व्ड इनटू फ्यूडलिज्म, अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 एस्टेट्स। जैसे मैंने आपको बताया था, जो एंग्लो सैक्सन्स ट्राइब्स थे वो 3 पार्ट में बटे थे, एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स। ऐसे ही यहाँ पर एक थ्योरी अप्लाई होती है दोस्तों, ये किंगशिप से थ्योरी आती है फ्यूडलिज्म की। अब फ्यूडलिज्म को कितने पार्टों में बांटा गया, 3 पार्ट में बांटा गया। नंबर 1 क्लर्जीमैन, नंबर 2 नोबलमैन और नंबर 3 पीजेंट क्लास। क्लियर हो गया? क्लर्जीमैन, नोबलमैन और पीजेंट क्लास, ये 3 पार्ट में इसको बांटा गया। क्लर्जीमैन, द नोबलमैन वर ग्रांटेड फिफ्स बाय द किंग। क्लर्जीमैन और नोबलमैन को क्या मिलता था, फिफ्थ मिलता था राजा के द्वारा। और ये स्टार्टिंग के 2 हैं, क्लर्गी और नोबलमैन, इनको फिफ्थ दिया जाता था। फिर फिफ्थ क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फिफ्थ विद स्पेशल रेफरेंस टू मिडिल एज इंग्लिश लिटरेचर। योर आंसर विल बी अ पीस ऑफ लैंड। आपका आंसर क्या होगा, अ पीस ऑफ लैंड, भूमि का एक टुकड़ा, वो दिया जाता था। तो क्लर्जीमैन और नोबलमैन को क्या दिया जाता था, फिफ्थ दिया जाता था। द पीजेंट क्लास वर्कड ऑन फिफ्थ, और ये जो क्लर्जीमैन और नोबलमैन थे ये उस टुकड़े पर काम करवाते थे, मतलब खेती कराते थे, किससे, पीसेंट से, जो किसान होते थे उनसे। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ चर्च, इस एज में चर्च को बहुत महत्व दिया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द मिडल एज वॉज द चर्च। जो सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंस हमारा एक रहा, फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है मिडिल एज में, वो किसका देखने को मिलता है, वो चर्च का देखने को मिलता है। विच डोमिनेटेड लाइफ एंड लिटरेचर, इसने डोमिनेट किया किसको, लाइफ को और लिटरेचर को। किस चीज़ ने डोमिनेट किया, चर्च ने डोमिनेट किया। जो पीजेंट क्लास था वो क्या करता था, जो किसान वर्ग था वो फिफ्थ पर काम किया करते थे, और चर्च की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी जाती थी, चर्च को बहुत ज़्यादा महत्व इसमें दिया जाता था। इन मेडाइवल ब्रिटेन द चर्च रेफर्ड टू द रोमन कैथोलिक चर्च, और जो मेडाइवल ब्रिटेन था चर्च को रेफर किया गया किस नाम से, रोमन कैथोलिक चर्च के नाम से चर्च को जाना गया। किस नाम से जाना गया दोस्तों, रोमन कैथोलिक चर्च के नाम से जाना गया। अब इसी मिडाइवल एज में दोस्तों स्टार्टिंग होती है ब्लैक डेथ की, और ये वही ब्लैक डेथ है दैट बिकेम अ ग्रेट फैक्टर टू ब्रिंग रेनेसा इन इंग्लैंड। जो इंग्लैंड में रेनेसा को लेकर आई, ये वही ब्लैक डेथ है जिसकी मिडिल एज में शुरुआत हो गई थी। द ब्लैक डेथ सेंटर्ड इंग्लैंड इन 1348। इंग्लैंड में ये कब आई ब्लैक डेथ, 1348 में आई, थ्रू अ कैंटरबरी पार्ट। और कहाँ से आई, कैंटरबरी पार्ट से होकर आई। इट किल्ड 30 to 50% ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने लोग ब्लैक डेथ के द्वारा मारे गए, तो 30 से 40% पॉपुलेशन के जो लोग थे वो मारे गए थे ब्लैक डेथ की वजह से। जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना वायरस, कितने लोगों की जान कोरोना ने ले ली, तो उसी तरह से ब्लैक डेथ रही। तो ब्लैक डेथ ने भी 30 to 50% जो टोटल पॉपुलेशन थी उसको ख़त्म कर दिया था।
अभी ब्लैक डेथ क्या था दोस्तों, किस तरह की बीमारी थी? आउटब्रेक ऑफ द प्लेग, प्लेग की ये बीमारी थी, नोन एज ब्लैक डेथ, जिसको ब्लैक डेथ के नाम से जाना गया। प्लेग क्या था? सूखा पड़ जाना, और सूखे के बाद में आपने देखा होगा वो चूहे वगैरह से जो बीमारी हो जाती है, तो उस तरह की बीमारी हुई प्लेग जो थी। और इन्फेक्टेड डिसीज थी ये, एक से दूसरे में इन्फेक्शन करने वाली, इसको ब्लैक डेथ कहा गया। अफेक्टेड बोथ दी एवरीबडी लाइफ्स एंड द फिलोसफी ऑफ द मिडल एजेस, इसने हर किसी के जीवन को और जो फिलोसफी थी मिडल एजेस की उसको अफेक्ट किया। इट वॉज नॉट अनयूजुअल फॉर द पॉपुलेशंस ऑफ एंटायर विलेजेस टू डाई ऑफ प्लेग। तो ये कॉमन सी बात हो गई थी कि पूरा का पूरा गांव किससे मर जाता था? प्लेग से मर जाता था। लेबर शॉर्टेज रिजल्टेड एज डिड अ फियर ऑफ बीइंग नियर अदर्स हु माइट कैरी द कंटेन। इसके अलावा लेबर शॉर्टेज होने लगी, लोगों को एक दूसरे से मतलब इन्फेक्शन का खतरा होने लगा। इन हाउस होल्ड्स वेयर आर द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली कॉन्ट्रैक्टेड द प्लेग, अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर क्वारंटाइंड। दोस्तों क्या होता था, जहाँ पर जिस परिवार में जो प्लेग फैल जाता था तो उसमें जो फैमिली के मेंबर्स थे उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता था। देयर डोर मार्क्ड विद रेड एक्स, और उनके जो दरवाजे पर एक्स का क्रॉस का निशान बना दिया जाता था। टू वार्न अदर्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लेग इन द हाउस यूजुअली, और किस चीज़ के लिए? ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको पता चल सके कि इस घर में प्लेग की बीमारी है, यानी कि ब्लैक डेथ की बीमारी है। Usually, other members of the family did contract and die from the disease, although there were instances of individuals. लेकिन अक्सर क्या होता था, घर में किसी एक को हो गया, दूसरे को इन्फेक्शन होता था और वो मर ही जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। Particularly children dying from starvation after their parents is come to plague, और जब पेरेंट्स को प्लेग हो जाता था तो बच्चे भूख से मर जाते थे। वर ए डेंजरस अनहेल्दी टाइम, वीमेन फ्रिक्वेंटली डाइड इन चाइल्ड बर्थ, और जो स्त्रियां थी उनके बच्चों को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो जाती थी। इन्फेंट एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट्स वर हाई एंड लाइफ एक्सपेक्टेशंस शॉर्ट्स, जो डेथ की रेट थी वो ज़्यादा बढ़ने लगी और जो लाइफ एक्सपेक्टेशंस थी वो घट गई। What would now be minor injuries frequently resulted in infection and death, and sanitary conditions and personal hygiene particularly among the people were particularly known existence, और बहुत सारी समस्याओं का सामना आया, सैनिटरी की प्रॉब्लम्स आई, और जो बेचारे गरीब थे उनके पास साधन नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें उनको सहन करनी पड़ी। तो ब्लैक डेथ में दोस्तों इतना ही समझना, आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम इसमें यहाँ पर मैं आपको देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एन इम्पोर्टेंट इमेज इन द मिडल एज वॉज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट इमेज थी कहाँ? मिडल एजेस में, जिसको व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहा गया। पिक्चरिंग लाइफ एज अ व्हील ऑफ चांस, इसमें जीवन को एक चक्र के रूप में दिखाया गया, एक चांस रूपी चक्र के रूप में। वेयर एन इंडिविजुअल माइट बी ऑन टॉप ऑफ द व्हील, सिंबॉलिक हैविंग गुड फॉर्च्यून इन लाइफ, जहाँ पर एक व्यक्ति टॉप पे दिखाई जाता है। टॉप पे दिखाए गए व्यक्ति का मतलब क्या है? उसका फॉर्च्यून बहुत अच्छा है, उसका भाग्य बहुत अच्छा है। 1 मिनट एंड ऑन द बॉटम ऑफ द व्हील ऑफ द नेक्स्ट, और दूसरी तरफ बॉटम पर दिखा दिया जाता है व्यक्ति को। एक्सप्रेस द बिलीव दैट लाइफ वॉज precarious and unpredictable in Chaucer's Canterbury Tales, the monk for example। दोस्तों इसमें क्या होता है, ये इस तरह से इमेज को रिप्रेजेंट किया गया कि जो लाइफ है, लाइफ का कुछ नहीं पता, कुछ भरोसा नहीं है कब क्या हो सकता है। और कैंटरबरी टेल्स से अगर जो हम देखें तो मोंक का ये एग्जाम्पल आता है। अब दूसरा जो मिडल एज की खासियत रही दोस्तों रिलीजन को लेकर, वो क्या था? कैवलरी था। अब ये कैवलरी क्या है? इन एडिशन टू रिलीजन अ सेकेंड फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ मेडाइवल थॉट एंड लिटरेचर वॉज कैवलरी। जो सेकेंड फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस रहा, ठीक है, किस पर? मेडाइवल थॉट पर और लिटरेचर पर, वो कैवलरी था। ये क्या था? द कोड ऑफ कंडक्ट दैट बाउंड एंड डिफाइंड अ नाइट्स बिहेवियर। ये एक कोड ऑफ कंडक्ट था जो कि नाइट के बिहेवियर को बाउंड करता था, डिजाइन करता था कि किस तरह से नाइट का बिहेवियर रहना है।
द कॉन्सेप्ट ऑफ कैवलरी वॉज कॉर्टली लव, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ कैवलरी था वो क्या था, कॉर्टली लव था। अनलाइक किंग अर्थर वर रियल। द वर्ड कैवलरी बेस्ड ऑन द फ्रेंच वर्ड कैवेलरी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैवेलरी वर्ड से आया, फ्रेंच वर्ड, ड्राइव्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड फॉर हॉर्स केवल एंड हॉर्समैन। ये किसके लिए, ये घोड़ों के लिए यूज़ किया जाता था, और घोड़ों के जो खुर होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता था। इंडिकेटिंग दैट कैवलरी अप्लाइज ओनली टू नाइट्स, और ये दर्शाता था कि कैवलरी जो था वो सामंत लोगों के लिए था, नाइट्स के लिए था। द नोबिलिटी को रिप्रेजेंट करता था। अंडर द कोड ऑफ कैवलरी द नाइट वाउड नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट हिज वेजल्स एज डिमांडेड बाय द फ्यूडल सिस्टम। इसमें क्या होता था कि ये नाइट को एक ओथ दी जाती थी कि वो अपने जहाज़ों की सुरक्षा करेगा, और जैसा कि फ्यूडल सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग, बट ऑल्सो टू बी द चैंपियन ऑफ द चर्च, और बल्कि वो चर्च का चैंपियन भी बनेगा, यानी कि चर्च के सभी नियमों को वो भली भांति अनुसरण भी करेगा और दूसरों तक भी पहुंचाएगा। ये था इसमें। इसके बाद लिटरेचर की बात करें तो रिलीजियस लिटरेचर जो था वो बहुत सारे जैनर्स में हमें मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में दिखाई दिया। इसमें क्या था, डिवोशनल बुक्स हमें देखने को मिली, बुक्स ऑफ आर्ट्स हमें देखने को मिली। अब ये डिवोशनल बुक्स और बुक्स ऑफ आर्ट्स क्या है दोस्तों? बुक्स ऑफ आर्ट्स, डिवोशनल बुक्स तो आप समझ गए होंगे, जो भक्ति की किताबें होती हैं। इसके बाद बुक्स ऑफ आर्ट्स, कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स एंड डिवोशंस ऑफन इल्यूमिनेटेड। यहाँ पर क्या है, जो कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स एंड डिवोशंस होता है दोस्तों, उसको बुक्स ऑफ आर्ट्स कहा गया। सरमन्स का यूज़ किया गया, ये देखने को मिला। जॉल्टर्स देखने को मिले। जॉल्टर्स मतलब जो जॉम्स होती हैं, यानी कि छोटी छोटी सी जो होली प्रेयर्स होती हैं उनको जाम कहा जाता है, तो वो हमें देखने को मिले। मिसेल्स का यूज़ इसमें देखने को मिला दोस्तों। मतलब कुल मिला के जो लिटरेचर था वो रिलीजियस बेस्ड पर ज़्यादा बढ़ा, और इन रिलीजियस में जाल्टर्स आए, मिसेल्स आए, ठीक है ना, डिवोशनल बुक्स, बुक्स ऑफ आर्ट्स आए। मिसेल्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, बुक्स कॉन्टेनिंग द प्रेयर्स एंड अदर टेक्स्ट ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ मास थ्रू आउट द ईयर। ये बुक्स होती हैं जिसमें प्रेयर्स होती हैं और अदर टेक्स्ट होते हैं जिनको सेलिब्रेशन के टाइम पे पढ़ा जाता है। इसके बाद ब्रीवेरीज, इसमें भी बुक्स होती हैं। इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस फॉर सेलिब्रेटिंग मास को सेलिब्रेट करने के इंस्ट्रक्शंस ब्रीवेरीज में दिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हेजियोग्राफीज एक रिलीजियस लिटरेचर का पार्ट है। इसमें क्या देखने को मिलता है, स्टोरी ऑफ द लाइफ्स ऑफ सेंट्स, जो साधुओं की कहानी होती है, साधुओं का जो जीवन होता है, वो हेजियोग्राफीज में देखने को मिलता है। इसके बाद मेडाइवल ड्रामा, मिस्ट्री ड्रामा, मॉरलिटी प्लेज, ये भी इसके पार्ट रहे। मिस्ट्री प्लेज डिपिक्टिंग इवेंट्स फ्रॉम द बाइबल, जिसमें बाइबल से जो इवेंट्स लिए जाते हैं। मॉरलिटी प्लेज, ये प्ले जो है वो एलिगोरिकली बेस्ड होते हैं, और इसमें जो गुड एंड बैड है या फिर इविल और गुडनेस उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मेडाइवल ड्रामा की बात करें, द लॉन्ग हेड स्कॉलरली अकाउंट ऑफ मेडाइवल ड्रामा asserts that the religious drama of the Middle Ages grew from church service masses conducted in Latin before a crowd of peasants and who undoubtedly did not understand what they were hearing. इसमें क्या था दोस्तों, मेडाइवल ड्रामा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था, ये जो मेडाइवल ड्रामा है दोस्तों, ये रिलीजियस ड्रामा बेस्ड था। मेडाइवल ड्रामा, इसमें चर्च की सर्विस, चर्च के कंडक्ट, उन पर ध्यान दिया जाता था। मिस्ट्री प्लेस की बात करें तो इसमें क्या होता था, इसमें भी बाइबलिक स्टोरीज को लिया जाता था। ये एक सीक्वेंस ऑफ प्लेस के रूप में इसको यूज़ किया जाता था, बाइबल की स्टोरीज को लिया जाता था, और इसमें फॉल ऑफ सैटन के बारे में बताया गया और लास्ट जजमेंट के बारे में। इस तरह के जो शीर्षक होते थे, तो इस तरह के जो परफॉर्म्स किए जाते थे प्ले, वो मिस्ट्री प्लेस पर आधारित होते थे। इसके बाद मॉरलिटी प्लेज आए। मॉरलिटी प्लेज एक ऐसा प्ले विच इज़ इंटेंडेड टू टीच ए मॉरल लेसन, जो कि किसी को एक मॉरल लेसन देने के लिए समझाया गया हो। ये भी एलिगोरिकली होता था जो मॉरलिटी प्लेज होते थे। और इसमें मैंने आपको बताया दोस्तों, इसमें दो तरह के कैरेक्टर्स को लिया जाता था, गुड और बैड को, और गुड और बैड दोनों तरह के जो कैरेक्टर्स होते थे उनका एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि आप डॉक्टर फॉस्टस पढ़ते हैं,
ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस वो मॉरलिटी प्लेस का ही बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों डिडैक्टिक पोइट्री इसमें आई। द 13th century saw a rise of popularity of long didactic poems presenting biblic narratives, saint lives और moral instructions। जो डिडक्टिव पोएम्स थी उसमें किस चीज़ को दर्शाया जाता था, जो बाइबल के नैरेटिव्स हैं उनको, साधु संतों के जीवन को, मॉरल इंस्ट्रक्शंस को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता था। इसके बाद बैकन रोजर की बात करें तो ये फिलोसोफर और साइंटिस्ट रहे। जो बैकन रोजर थे इंग्लिश फिलोसोफर साइंटिस्ट थे। बैकन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स इन 13th century स्कॉलिस्टिक फिलोसफी। ऑपस मैजस इज द मेजर ऑफ वर्क्स ऑफ रोजर। दोस्तों इनका बैकन रोजर का फेमस वर्क जो है वो ऑपस मैजस है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका फिलोसफिकल वर्क। इसके बाद विलियम कैक्सटन आए। ठीक है, विलियम कैक्सटन आप जानते होंगे कि इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, कहाँ पर, इंग्लैंड में। हु सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड इन 1476। और प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से आपको पता ही है कि रेनेसा को ग्रोथ मिली। जो रेनेसा था, रेनेसा आने का कारण और रेनेसा की पॉपुलैरिटी का कारण भी प्रिंटिंग प्रेस रहा, क्योंकि वो जो किताबें जो पहले हाथों से लिखी जाती थी वो अब असंख्य मात्राओं में अब प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा उनको छापे जाने लगा। इसके बाद चौसर, जॉफ्री चौसर आए। इनका जो वर्क था कैंटरबरी टेल्स वो हमें देखने को मिलता है और बहुत अच्छा वर्क इनका था। और चौसर आप जानते ही हैं चौसर को तो, कि इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के रूप में चौसर को जाना जाता है। अब इसके बाद दोस्तों कॉवरडेल माइल्स, इनको इनकी रिलीजियस राइटिंग के लिए कॉवरडेल माइल्स को जाना जाता है। इसके साथ साथ इनका अगर जो हम बात करें, प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट कंप्लीट बाइबल टू दी प्रिंटेड इन इंग्लिश 1535 एंड वर्क विद अदर्स ऑन ग्रेट बाइबल ऑफ 1539। इनके फेमस वर्क के बारे में बात करें तो जो फर्स्ट कंप्लीट बाइबल को प्रिंट किया इन्होंने, ठीक है ना, 1535 में। ग्लाउसेस्टर्स रॉबर्ट, ये भी हमारे इस एज के मिडल इंग्लिश लिटरेचर के एक ऑथर आते हैं। ये ऑथर ऑफ क्रॉनिकल्स के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है ना, ऑथर्स ऑफ क्रॉनिकल्स के रूप में इनको जाना जाता है, जो ग्लाउसेस्टर्स रॉबर्ट थे। इसके बाद दोस्तों गॉड जॉन आते हैं। जो बातें मैं केवल इनके बारे में बता रहा हूँ तो उन्हीं पे अंडरलाइन करना है, उन्हीं को समझना है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनका कन्फेशियो एमेंटिस, याद रखना, कन्फेशियो एमेंटिस किसका वर्क है, गॉड जॉन का वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्फेसिस एमेंटिस। इसके बाद लेजमन आते हैं। इनको ऑथर ऑफ द ब्रूट के रूप में जाना जाता है। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, जिसमें उसको रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद मैलोरी सर थॉमस आते हैं। मैलोरी सर थॉमस की बात करें, दी मॉडर्ड ऑथर, द ऑथर और एटलीस्ट कंप्लेयर ऑफ द मॉडर्ड ऑथर, लिटिल डेफिनेटिव इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट हिम। इनके बारे में थोड़ी कम इंफॉर्मेशन मिलती है। दाउ ही वॉज ट्वाइस वोटेड टू द पार्लियामेंट एंड अपेरेंटली वॉज इन्वॉल्व इन ए क्रिमिनल बिहेवियर ड्यूरिंग हिज लाइफ। और इनको ट्वाइस वोटेड किया गया पार्लियामेंट के लिए, और लेकिन ये क्रिमिनल बिहेवियर में इनको इंक्लूड पाया गया, समथिंग फॉर विच ही वॉज इम्प्रिजन्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स, और इनको कई बार जेल भी रहना पड़ा। ही इज़ ऑल्सो नोन टू हैव बीन एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड, और इनको माना जाता है कि इनके साथ देश निकाला भी हुआ था। तो इनका पता चला आपको, मॉडर्डी ऑथर के लिए इनको जाना जाता है, और इसके साथ साथ इनके ऊपर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का भी आरोप रहा और इनको जेल भी जाना पड़ा। और ये सारे फेमस हमारे इस एज के राइटर्स रहे। एक बार मैं फिर से जल्दी जल्दी रिपीट करा देता हूँ, और दोस्तों मैं रिवीजन आपको प्रॉपर तरीके से एक बार फिर करा दूंगा। आप थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम हो रही होगी, कोल्ड ज़्यादा है। मिडिल इंग्लिश की बात हम करें तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे कि ओल्ड इंग्लिश में जर्मन का बोलबाला था,
तो मिडिल इंग्लिश में फ्रेंच का बोलबाला था। और जो फ्रेंच और ओल्ड सैक्सन्स की इंग्लिश जो सर्वाइव हुई, ये दोनों से मिलकर बना मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। इसमें क्या था, जो फार्मर क्लास थी वो इंग्लिश को बोला करते थे, ठीक है ना, वो अधिकतर इंग्लिश को फॉलो किया करते थे। और जो नॉर्मन्स आए उनको भी लगा कि इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर जो किसी कंट्री की रूट में घुसना है तो इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। और 14वीं सेंचुरी में इंग्लिश डोमिनेंट लैंग्वेज के रूप में आने लगी, लेकिन ये एंग्लो सैक्सन से बिल्कुल अलग थी। इसके बाद क्या हुआ, जो इसमें फ्यूडलिज्म का एक प्रिंसिपल निर्धारित किया गया। अब फ्यूडलिज्म को 3 पार्टों में बांटा गया, क्लर्जीमैन, नोबलमैन और पीसेंट्स। क्लर्जीमैन और नोबलमैन को राजा के द्वारा फिफ दी जाती थी, फिफ यानी कि पीस ऑफ लैंड दिया जाता था, जिन पर जो फार्मर लोग थे वो काम किया करते थे। चर्च की इंपॉर्टेंस इसमें बढ़ने लगी। मिडल एज में एक फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस आने लगा लिटरेचर पर, और लिटरेचर जो था वो पूरी तरह से धर्म से डोमिनेट होने लगा। अब इसके बाद इसमें चर्च की इंपॉर्टेंस बनी, और सबसे इंपॉर्टेंट चर्च के रूप में रोमन कैथोलिक चर्च को जाना गया। अब ब्लैक डेथ की बीमारी आई। ब्लैक डेथ में क्या था दोस्तों, ये प्लेग फैल गया था, और जो प्लेग फैला था तो जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव होने लगे थे। और स्पेशली वो कहाँ पर आए, वो यूरोप में आए। और जब वो यूरोप में आए, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो अपने साथ क्या लेकर आए थे, तो आपका आंसर होगा मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अपने साथ हाथों से लिखे ग्रंथ लेकर आए थे, और उन ग्रंथ की वजह से, उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स की वजह से इंग्लैंड में लिटरेचर एनरिच्ड हुआ और वहाँ पर रेनेसा आया। इतना क्लियर हुआ। तो प्लेग फैल गया था, बहुत एक इन्फेक्शियस डिसीज़ थी, एक से दूसरे में फैलने का डर था, तो क्वारंटाइन लोगों को कर दिया जाता था। लेकिन अधिकतर ये देखा जाता था कि जिसके घर में क्वारंटाइन किया गया है वहाँ पर अधिकतर सभी की मृत्यु हो जाती थी और बच्चे भूख से मर जाते थे। घर के बाहर क्रॉस का निशान भी लगा दिया जाता था। इस तरह से ब्लैक डेथ की बीमारी थी, और 30 से 50% पीपल जो थे कुल पॉपुलेशन के, उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो एज था, इसमें एक साइन था, एक पिक्चर थी व्हील की। तो इसमें व्हील फॉर्चून जो है उसको समझना होगा। इसमें क्या था, एक चांस को के रूप में एक व्यक्ति को दर्शाया गया था। टॉप पर जो है वो बेस्ट है, उसकी पोजीशन अच्छी है, लेकिन बॉटम पे आते उसे देर नहीं लगती। तो इसका मतलब जो लाइफ है, लाइफ का कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए। इसके बाद इसमें जो था दोस्तों, जो रिलीजियस वैल्यूज़ थी, रिलीजियस चीज़ें थी, उनको ऐड किया गया, उनको इंपॉर्टेंस दी गई। जैसे फॉर एग्जांपल कैवलरी को एक कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में जाना जाता था, और ये नाइट्स के बिहेवियर को तय करता था। और इसमें क्या था, जो नाइट्स था उसकी ड्यूटी थी किस रूप में, कि अपने व्यापार का ध्यान रखना और फ्यूडल सिस्टम के थ्रू लोगों से काम कराना। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता था। अगर जो हम लिटरेचर को देखें दोस्तों, तो रिलीजियस लिटरेचर का बोलबाला इस एज में रहा। डिवोशनल बुक्स हमें देखने को मिली, बुक्स ऑफ आर्ट्स जो कि कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स होते हैं वो देखने को मिली, सरमन्स देखने को मिले, जॉल्टर्स देखने को मिले, मिसाइल्स यानी कि ये भी बुक ऑफ प्रेयर्स होती हैं, जिनको कब रीड किया जाता है, ड्यूरिंग सेलिब्रेशन ऑफ मास। ब्रीवेरीज भी हमें देखने को मिली, जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं मास को सेलिब्रेट करने के लिए। और हेजियोग्राफीज यानी कि जो साधु संतों की जो जीवन की कहानी होती है वो भी हमें इसमें देखने को मिले। मेडाइवल ड्रामा, मिस्ट्री प्लेस और मॉरलिटी प्लेस का बोलबाला इस एज में रहा। अब मेडाइवल ड्रामा क्या होता है, मिस्ट्री प्लेस और मॉरलिटी प्लेस क्या होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। और इसके अलावा डिडक्टिव पोइट्री हमें देखने को मिली, जिसमें बाइबलिक नैरेटिव्स को प्रेजेंट किया गया, जो साधुओं के जीवन था उसको सेंट्स की लाइफ को रिप्रेजेंट किया गया, जो डिडक्टिव पोएम थी। और डिडक्टिव पोएम्स में भी कहीं ना कहीं एक मैसेज लोगों को छोड़ा जाता था। इसके साथ साथ दोस्तों बेकर रोजर जो थे वो इसके प्रोमिनेंट फिगर, प्रोमिनेंट राइटर के रूप में हमें देखने को मिले। इनका ऑपस मेजर्स जो है वो एक मेजर वर्क माना जाता है बेकर रोजर का। और विलियम कैक्सटन, इनको प्रिंटिंग प्रेस के लिए सेटअप किया इन्होंने, प्रिंटिंग प्रेस का 1476 में, उसके लिए इनको जाना जाता है। और जॉफरी चौसर, इनको इनके कैंटरबरी टेल्स के लिए जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क इनका रहा। इसके अलावा दोस्तों कवर्डेल मिसाइल्स की बात करें तो इनको इनके बाइबल के लिए जाना जाता है, कि फर्स्ट कंप्लीट बाइबल को प्रिंट करने का श्रेय जो है वो कवर्डेल माइल्स को जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों ग्लाउसेस्टर्स रॉबर्ट आते हैं हमारे, ग्लाउसेस्टर्स रॉबर्ट, और ये ऑथर्स ऑफ क्रॉनिकल्स के रूप में ग्लाउसेस्टर्स रॉबर्ट को जाना जाता है। फिर आते हैं गॉड जॉन को कन्फेसियो एमेंटिस, इनका एक कलेक्शन ऑफ टेल्स है, उसके लिए जाना जाता है। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों लेजमन को
जो है इनकी एलिटरेटिव वर्सेस के लिए जाना जाता है लेजमन को, और इनको हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो कि इन्होंने ब्रूट के रूप में, ऑथर ऑफ द ब्रूट के रूप में इनको जाना जाता है लेजमन को, जिसमें हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन को रिप्रेजेंट किया गया है। और मैलोरी सर थॉमस जिनको ली मॉडर्निटी अर्थर के रूप में के लिए जाना जाता है, और इनके साथ ये भी कहा जाता है कि पेटी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा था और यहाँ तक कि इनका देश निकाला भी हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों मेडाइवल सर जॉन आते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों टिंडेल विलियम को तो आप जानते होंगे कि ये ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल रहे, ठीक है ना। इन्होंने इंग्लिश में बाइबल को ट्रांसलेट किया था। इनके ऊपर यही क्वेश्चन मेनली आता है कि टिंडेल विलियम ने किसको ट्रांसलेट किया, बाइबल को ट्रांसलेट किया। फिर जॉफ्री चौसर हमारे आते हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और फिर विलियम लैगलैंड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जॉन गवर हमने डिस्कस कर ही लिया, और जॉन बार्बर है प्रोज में। अब ये सारे वर्क आ जाते हैं दोस्तों, इनके प्रोज के वर्क हैं जॉन विकलिफ का, सर थॉमस मैलोरी का, फ्रॉम चौसर टू टर्टल्स मिसलेनरी का। इनको आपको केवल एक बार देखना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी जब, तो उसको अच्छी तरह से आप देख लेना। जॉफ्री चौसर, जेम्स फर्स्ट, रॉबर्ट हैरिसन, ठीक है ना, विलियम डनबार, गॉबिन डॉगल्स, जॉन स्केल्टन, और इसके अलावा जॉन लिटगेट और थॉमस ऑकलिफ, ये सारे के सारे हमारे राइटर आते हैं मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के, और इनके वर्क को भी आपको देखते हुए चलना है। इनको आपको तैयार करना है और अच्छी तरह से इनको तैयार करना है। दोस्तों उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर जो क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और क्लास दोस्तों आज हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी सोचा कि क्लास बनाई जाए ताकि आपकी क्लास मिस ना हो, तो इस वजह से मैंने आपको पढ़ाया। अगर आप हमारा रिकॉर्डेड सेशन परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप मेरे इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, जो कि केवल और केवल 1000 रुपये में आपको एक स्पेशल ऑफर मिल रहा है, तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और अगर आप नोट्स भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको फिर 500 रुपीज़ का और डिस्काउंट हो जाएगा, 2500 रुपये में आपको ये पूरा पैकेज मिल जाएगा। तो इसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर 9756055255 पर। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।